उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट हुआ तैयार। सीएम धामी ने यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार होने पर प्रदेशवासियों को दी बधाई, कहा जल्द होगा लागू। प्रदेश के 9 साहित्यकारों को मिला उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया सम्मानित, कहा जो समाज अपनी भाषा और बोलियों का सम्मान नहीं करता वह अपनी प्रतिष्ठा खो देता है। प्रदेश में फिर मौसम लेगा करवट। देहरादून समेत टिहरी और पौड़ी में भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। चंपावत में भारी बारिश के चलते टनकपुर राष्ट्रीय राजमार्ग हुआ बंद। पहाड़ी से मलबा आने के बाद कई वाहन और यात्री फंसे। लगातार जारी बारिश से मार्ग खोलने में प्रशासन को हो रही परेशानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि लाइव। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। खबर की शुरुआत करेंगे देहरादून से, जहां वन क्षेत्र में अवैध कब्जों पर लगातार कार्रवाई जारी है। वन विभाग वन भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान चला रहा है। अब नदियों के किनारे कार्रवाई शुरू करने की तैयारी हो चुकी है। उत्तराखंड वन विभाग ने 23 नदियों को चिन्हित किया है। प्रदेश में नदियों के किनारे 30 से 40% अतिक्रमण है और जिसके बाद में वन क्षेत्र में अवैध कब्जों पर लगातार कार्रवाई जारी है। वन विभाग वन भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान चला रहा है। अब नदियों के किनारे कार्रवाई शुरू करने की तैयारी हो चुकी है। तो उत्तराखंड वन विभाग ने 23 नदियों को चिन्हित किया है। प्रदेश में नदियों के किनारे 30 से 40% अतिक्रमण है, जिसको लेकर के ये कार्रवाई लगातार जारी है। वन विभाग वन भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए ये अभियान चला रहा है और इसके लिए नदियों के किनारे कार्रवाई शुरू करने की तैयारी हो चुकी है। बता दें कि उत्तराखंड वन विभाग ने 23 नदियों को चिन्हित किया है। प्रदेश में नदियों के किनारे 30 से 40% अतिक्रमण है, जिसको लेकर के अब ये कार्रवाई होगी। 23 नदियां इसके लिए चिन्हित की गई है, जहां पर कार्रवाई होनी है। वन विभाग वन भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए ये अभियान चल रहा है और अभियान के तहत ये कार्रवाई की जाएगी। चलिए जानकारी लेंगे। संवाददाता विनय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विनय, कितने समय से ये अभियान जारी है और कहां-कहां पर अब तक कार्रवाई हुई है? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि जिस तरीके से यहाँ पर अतिक्रमण हटाने का जो अभियान है वो लगातार यहाँ पर किया जा रहा है और पिछले 2 महीने से जो है ये अभियान जो है यहाँ पर किया जा रहा है। और आपको बता दें कि अभी तक की जो यहाँ पर 23 नदियां हैं उनको वन विभाग की ओर से जो है चिन्हित यहाँ पर कर दिया गया है। साथ ही साथ अभी तक की अगर बात करें तो प्रदेश में नदियों के किनारे 30 से 40% जो कब्जे हैं उनको जो है यहाँ पर हटा दिया गया है। और साथ ही साथ धर्मस्थल के नाम पर किए गए अतिक्रमण को ध्वस्त करने के लिए वन विभाग की टीम जो है वो लगातार यहाँ पर कार्य कर रही है। और जो सरकार की अगर बात करें तो जो सरकार है, सरकार ने यहाँ पर पहले ही सभी को अलर्ट कर दिया था। सभी को जो है यहाँ पर बोल दिया गया था कि जिस किसी ने भी अवैध अतिक्रमण यहाँ पर किया हुआ है, जमीनों पर जो अतिक्रमण यहाँ पर किया हुआ है उसको यहाँ से खुद ही हटा ले, नहीं तो सरकार जो है किसी को नहीं बख्शेगी। बिल्कुल, ये कार्रवाई लगातार जारी है और इसके लिए अभियान भी चलाया जा रहा है। विनय, तो इस कार्रवाई से अतिक्रमणकारी में दहशत फैलेगी और अतिक्रमण पर रोक लगेगी? जी बिल्कुल, देखिए अभी तक जो है यहाँ पर देखा जाए तो जो सरकार ने साफ लफ्जों में यहाँ पर कहा है कि जब तक यहाँ पर अतिक्रमण मुक्त जो है उत्तराखंड नहीं हो जाता तब तक जो है ये अभियान जारी रहेगा। और लगातार जो है यहाँ पर अतिक्रमण हटाने का जो कार्य है जो सरकार द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है। और अभी तक देखा जाए तो अभियान के तहत यहाँ पर 5 से 10 अवैध धर्मस्थल जो है वो हटा दिए गए हैं, जिनमें की 453 जो मजार हैं और इसके साथ ही मंदिरों की अगर बात करें तो 45 मंदिर भी इसमें जो है शामिल है। अब तक का जो वन विभाग का जो आंकड़ा है 300 हेक्टेयर से अधिक भूमि का जो यहाँ पर कब्जा मुक्त है उसको करा दिया गया है। जी चलिए विनय, शुक्रिया जानकारी के लिए।
आगे बढ़ते हैं, खबर देहरादून से है, जहां विशेषज्ञ कमेटी ने समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुशी जताई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि पिछले 1 साल से कमेटी काम कर रही थी। कमेटी में बहुत विद्वान लोग हैं जिन्होंने ड्राफ्ट को तैयार किया है और धार्मिक सामाजिक संगठनों की राय भी ली गई है। मैं एक अच्छा ड्राफ्ट बनकर तैयार होगा और उनका कहना है कि जल्द ही ड्राफ्ट सरकार को मिल जाएगा। सरकार पूरे ड्राफ्ट का अवलोकन करेगी। ये कमेटी ने पिछले 1 साल से लगातार विभिन्न वर्गों के बीच में जाकर विभिन्न संगठनों के, सामाजिक, धार्मिक, अनेकों संगठनों के और साथ में जो इसके स्टेक होल्डर्स हैं, लाभार्थी हैं, उन सभी से भी जो है बात की है और बड़े विद्वान लोगों ने इस ड्राफ्ट को तैयार करवाने में अपना अहम योगदान दिया है। अब उनका ड्राफ्ट चूंकि उन्होंने कहा है कंप्लीट हमने कर लिया है, वो जब कंप्लीट करके ड्राफ्ट को प्रिंटिंग होना होगा और भी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें करके जब हमें देंगे तो हम लोग उसका आकलन करेंगे, सरकार उसका आकलन करेगी और जो इसके विशेषज्ञ हैं, विद्वान लोग हैं, उन सभी का आकलन हमारे पास आएगा। उस आकलन को आगे बढ़ाया जाएगा और सरकार उसको लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेगी। वित्त मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा देहरादून में G20 में सम्मिलित अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया। मंत्री ने G20 में सम्मिलित अधिकारियों कर्मचारियों को धन्यवाद करते हुए कहा कि आप सभी के अथक प्रयास से बहुत ही कम समय में हम G20 का सफल आयोजन कर पाए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का भी आभार व्यक्त किया है। साथ ही कहा कि G20 के दौरान सड़क मार्ग, पेयजल सुविधा, लाइट्स, सीवर लाइन और सौंदर्यीकरण का जो भी कार्य किया गया है वह बहुत ही सराहनीय है। श्री गंगा आरती के आयोजन को लेकर त्रिवेणी घाट के सौंदर्यीकरण का कार्य अद्भुत रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देहरादून के उनियाल गांव को शहीद सैनिकों के सैन्य धाम और 5वें धाम के रूप में बनाने की कवायद तेज हो गई है। 2 साल पहले शहीद सैनिकों के आंगन से मिट्टी इकट्ठा की गई थी। अब उत्तराखंड की सभी नदियों से जल संग्रहण कर सैन्य धाम भेजा जा रहा है। इसी क्रम में बागेश्वर में स्थित सरयू गोमती संगम तट पर जिला पंचायत अध्यक्ष बसंती देव और जिला सैनिक कल्याण अधिकारी बागेश्वर ने सरयू गोमती नदी का जल कलश में भरकर धूमधाम से देहरादून भेजा। उत्तराखंड राज्य में 4 धाम हैं और अभी 5वां धाम सैन्य धाम बुनियाल गांव देहरादून में निर्मित होने जा रहा है, जिसके लिए राज्य सरकार ने 2020 में हमारे उत्तराखंड के सभी शहीदों के घर से पवित्र मिट्टी को सैन्य धाम के लिए समायोजित किया गया था। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए देहरादून में सैन्य धाम में अमर जवान ज्योति का निर्माण किया जा रहा है। जो शहीद सैनिक घर थे और जो देश की सेवा में अपने प्राणों को न्यौछावर किए, उन सभी शहीदों के घर से पवित्र मिट्टी ले जाकर वहाँ पर निर्माण पर लगाया था और यहाँ सरयू के पावन तट पर माँ सरयू के पवित्र जल और माँ गोमती के पवित्र जल को कलश में भरकर सैन्य धाम को भेजा जा रहा है और उसमें ज्योति लिंग का निर्माण हो रहा है। उसमें सभी 13 जनपद से पवित्र जल आएगा और निर्माण में उसका प्रयोग किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। देहरादून से लक्सर होकर वाराणसी पहुंचने वाली जनता एक्सप्रेस पर 1 जुलाई से 4 जुलाई तक रेलवे विभाग ने संचालन पर रोक लगा दी है। रेलवे ट्रैक पर काम के चलते देहरादून से वाराणसी के बीच चलने वाली जनता एक्सप्रेस अगले 4 दिन तक नहीं चलेगी। कांवड़ यात्रा के दौरान ट्रेन की स्पीड बढ़ाने और आरामदायक सफर के लिए ट्रैक पर काम किया जा रहा है। हालांकि ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों की मुश्किलें बढ़ सकती है और सड़क यातायात पर अतिरिक्त दबाव बढ़ेगा। यूसीसी के लिए बनाई गई कमेटी का पूरा काम हो चुका है। दिल्ली में कमेटी के अध्यक्ष रंजना देसाई और उनके सदस्यों जल्द ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को इसका ड्राफ्ट सौंपेंगे। माना जा रहा है कि सरकार इसे कैबिनेट में लाकर लागू करने का फैसला कर लेगी। वहीं यूसीसी पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ड्राफ्ट सरकार के पास आने के बाद सरकार इस पर कार्रवाई करेगी।
खबर चमोली से है, जहां 17 घंटे का मशक्कत के बाद बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग को खोला गया है। बता दें कि छिनका के पास भूस्खलन होने की वजह से सड़क पर भारी मात्रा में मलबा आ गया था, जिसके चलते आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई थी। वहीं अब बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग को यातायात के लिए सुचारू किया गया, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली है। इस दौरान प्रशासन ने यात्रियों की हर संभव मदद की, जिससे यात्री खासे संतुष्ट नजर आए और प्रशासन का भी आभार जताया। उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार हल्द्वानी पहुंचे, जहां उन्होंने बहुउद्देशीय भवन में स्मार्ट कंट्रोल रूम का शुभारंभ किया। साथ ही उन्होंने कुमाऊं क्षेत्र के सीईओ ऑपरेशंस के साथ मीटिंग कर कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि अब पुलिस ने कैमरा बेस्ड चालान भी शुरू कर दिया है और इसके अलावा यातायात व्यवस्था और अपराध को रोकने के लिए शहर में कई नए कैमरे स्थापित किए गए हैं। साथ ही उन्होंने अपराधों पर लगाम लगाने के लिए पर्यटक स्थलों में यातायात के बढ़ते दबाव को देखकर नई व्यवस्थाएं बनाने के भी निर्देश दिए हैं। लोहाघाट के प्रसिद्ध मां भगवती मंदिर देवीधार में देवीधार महोत्सव का शुभारंभ हो गया है। इस मौके पर छलिया नर्तकों के साथ मां भगवती की भव्य झांकी निकाली गई। जिला पंचायत अध्यक्ष ज्योति राय ने रिबन काटकर महोत्सव का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि इससे हमारी संस्कृति को बढ़ावा देने में मदद मिलती है। 5 दिवसीय ये महोत्सव रहेगा। झांकी में कलीगांव, रायनगर, चौड़ी और गोरखानगर के श्रद्धालु शामिल हुए। महोत्सव में क्षेत्र के बच्चों के लिए शैक्षिक, खेल और सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। देवी महोत्सव में देवदार सांस्कृतिक विकास समिति प्रवेश करने आ रही है। आप भव्य और एक दिव्य झांकी का शुभारंभ यहाँ पर होगा। माता बहनें भव्य झांकी के साथ यहाँ पर पहुँचेंगी। पहले झांकी मुख्य मंदिर में होते हुए हनुमान मंदिर और महाकाली मंदिर पहुंचेंगी। इन 24 वर्षों में देवदार सांस्कृतिक विकास समिति अपने क्षेत्र के विकास करने में लगभग हम लोग सफलता की ओर हैं। और साथ ही साथ जिन लोगों ने 1999 से लेकर हमारे 23 महोत्सव तक विकास में सहयोग किया, उन सभी के प्रति मैं देवदार विकास समिति की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। विश्व महादेवी महोत्सव चल रहा है, जो कि हमारे लोहाघाट का बहुत ही लोकप्रिय महोत्सव है। यहाँ 5 दिवसीय कार्यक्रम होंगे, जिसमें हमारे बच्चों को अपनी संस्कृति के और शैक्षिक यहाँ कार्यक्रम होंगे, प्रतियोगिताएं होंगे। हमारे बच्चे यहाँ प्रतिभाग करेंगे और 1 और 2 तारीख को यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। और मैं पुनः आप सभी को बधाई देती हूँ और इस माँ भगवती से कामना करते हुए सबकी मनोकामना। चलिए आगे बढ़ते हैं। रुड़की की सिविल लाइन कोतवाली में क्षत्रिय समाज के सैकड़ों लोगों ने हंगामा और नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। समाज के लोग भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष महक सिंह के बयान से नाराज है। इस दौरान क्षत्रिय समाज के लोगों ने महक सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। लोगों का कहना है कि क्षत्रिय समाज को बदनाम करने की एक साजिश की जा रही है, जिसे समाज किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगा। एक असामाजिक तत्व ने समाज के खिलाफ जिस तरह का बयान दिया, वो बिल्कुल भी उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। और कहीं से भी आप पूरे समाज को गाली दोगे, ऐसा नहीं चलेगा। आपकी ये जो इस तरह की हरकत है, आप समाज में जाकर कभी किसी को गाली दोगे, कभी किसी को बुरा भला कहोगे, ये तो आप समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। आप समाज में विघटनकारी शक्ति हो रही है, जो आप समाज को अलग अलग करना चाह रहे हैं। समाज के लोग इकट्ठे हुए हैं। आप देख रहे होंगे पिछले कुछ समय से यहाँ पर एक संगठन बना हुआ है भीम आर्मी, और लगातार वो यहाँ पर दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग उनके द्वारा। कभी कहीं पर कुछ बोला जाता है, कभी ऐसे ही कल एक क्षत्रिय समाज के बारे में भी बोला गया, तो जिसको लेकर सभी जनमानस में रोष है और आप देख भी रहे होंगे। उसी के खिलाफ आज तहरीर देने के लिए सब लोग यहाँ पे आए हुए हैं और अभी बात चल रही है। गलती एक व्यक्ति से हो सकती है, लेकिन सब समाज को टारगेट करना ये अच्छी बात नहीं है। उनके द्वारा जिस तरह कल बोला गया, वो पहले अपना इतिहास बताएं। मैंने पहले भी कहा है कि 565 रियासतों में से 465 रियासतें जो थी क्षत्रिय समाज की थी। वे अपना इतिहास बता दें, या तो वो स्कूल नहीं गए, आरक्षण से पास हुए हैं। यहाँ पर अभी एक समाज के लोग आए थे। इनकी एक शिकायत पत्र था, जिसमें इन्होंने ये आरोप लगाए कि इनके समाज के खिलाफ कुछ अभद्र और अनुचित टिप्पणियाँ की गई हैं। तो हमारी ये संज्ञान में भी आया, तो इसमें जो भी उचित कार्रवाई होगी वो हमारी तरफ से की जाएगी।
देहरादून में भोजन माताओं ने सैकड़ों की संख्या में अपनी कई मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। प्रगतिशील भोजन माता संगठन के बैनर तले भोजन माताएं परेड ग्राउंड में एकत्रित हुई, जहां पर उन्होंने एक सभा का आयोजन किया। उसके बाद प्रदर्शनकारी भोजन माताएं पैदल मार्च निकालते हुए सचिवालय की ओर बढ़ी, लेकिन पहले से ही मौजूद भारी पुलिस बल ने प्रदर्शनकारी महिलाओं को सचिवालय से पहले ही बैरिकेडिंग कर रोक लगा दिया और इससे गुस्साई महिलाएं सड़क पर ही धरने पर बैठ गई और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए अपना आक्रोश व्यक्त किया। तो वहीं इस प्रदर्शन को लेकर संगठन की कोषाध्यक्ष नीता ने बताया कि भोजन माताएं विगत कई वर्षों से विद्यालयों में अपनी सेवाएं दे रही है, लेकिन उनसे 4 कर्मचारियों के बराबर काम कराया जा रहा है। उन्होंने सरकार से मांग उठाई है कि भोजन माताओं को स्थायी करने के साथ ही उन्हें स्कूल से निकालना बंद किया जाए। साथ ही भोजन माताओं ने न्यूनतम वेतन लागू करने के और शासन से प्रस्तावित 5,000 रुपए प्रतिमाह मानदेय तत्काल लागू किए जाने की मांग उठाई है। देहरादून में राज्य के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने अपने कैंप कार्यालय में अमर जवान ज्योति की स्थापना कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने बताया कि अमर जवान ज्योति की आधारशिला निर्माण में उत्तराखंड की प्रमुख पवित्र नदियों के जल का इस्तेमाल होगा। गंगा, यमुना, अलकनंदा, सरस्वती, काली, शारदा, कोसी और सरयू नदी का जल मंगवाया जा रहा है। जल लेने के लिए 1 जुलाई को वाहन रवाना होंगे। कई जिलों से विधायक इन जल कलशों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। 3 जुलाई को राज्यपाल गुरमीत सिंह और सीएम पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में अमर जवान ज्योति का शिलान्यास होगा। जितनी हमारी पवित्र नदियां हैं, उन नदियों का जल कलश में लेकर आया 2 तारीख को यहाँ पहुंचेगा और उन पवित्र नदियों का गंगा, जमुना, सरस्वती, मंदाकिनी, भगीरथी, शारदा, सरयू, कोसी, सभी नदियों का जल, काली नदी, लगभग 16 नदियों का जल भी यहाँ पर आ रहा है। 2 तारीख को पहुँच जाएगा और उसको उस पवित्र अमर जवान ज्योति के नीचे उस जल को डाला जाएगा। इस भावना के साथ इस काम को हम कर रहे हैं। शहीद का सम्मान करना, उसकी वीरता का व्याख्यान करना, यह हर देशवासी का कर्तव्य है। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश से हाल बेहाल है। हरिद्वार में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। गंगा नदी से लगे हुए गांव में भी बाढ़ का खतरा बना हुआ है, जिसको देखते हुए सभी बाढ़ नियंत्रण चौकियां, बैराज और आपदा प्रबंधन की चौकियां अलर्ट मोड पर है। प्रशासन गंगा और उसकी उप सहायक नदियों में जल स्तर पर नजर रखे हुए है। हरिद्वार में थोड़ी सी पिकुलर एक समस्या क्या है कि लो लाइंग क्षेत्र है और जलभराव की समस्या ज़्यादा आ जाती है, तो ऐसे दशा में लोगों को तत्काल कहीं शिफ्ट करने की आवश्यकता पड़ सकती है। जब जल स्तर बढ़ जाए तो उसके लिए हम लोग अपनी एक दीर्घकालिक योजना हम बना रहे हैं। शहर में जहाँ पे जलभराव की स्थिति हुई थी उसकी रूपरेखा हम लोग तय कर रहे हैं और कनखल की तरफ जो जलभराव हुआ था, रुड़की की तरफ जो जलभराव हो रहा है, उसका स्थायी समाधान ढूंढने की कोशिश करें। देखो, आपदा प्रबंधन की टीम इसमें लगातार लगी है और पूरे जनपद में हमने लगभग 200 युवाओं को प्रशिक्षित किया है कि आपदा के समय में कैसे उनको काम करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में राज्य गठन के बाद पहली बार स्वास्थ्य चिंतन शिविर का आयोजन होने जा रहा है, जो जुलाई महीने में होगा, जिसमें कई प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्री जुटेंगे। इस शिविर में मुख्य रूप से स्वास्थ्य से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर गहन मंथन किया जाएगा। वहीं इसकी तैयारियों को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर आशुतोष सयाना का कहना है कि कॉन्फ्रेंस के दौरान मेडिकल कॉलेज को मेडिकल इमरजेंसी के अलावा स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं को उपलब्ध कराने की दिशा में जिम्मेदारी दी गई है। देश के समस्त स्वास्थ्य मंत्रियों की जो यहाँ पर बैठक उत्तराखंड में होने जा रही है और चिंतन शिविर का आयोजन किया जा रहा है 14, 15, 16 जुलाई को। इसमें दून मेडिकल कॉलेज को कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई हैं। इन 3 दिनों में चिंतन शिविर के दौरान समस्त मेडिकल
इमरजेंसी और जितनी भी जो है स्वास्थ्य संबंधी जो वहाँ पर जो स्थल है, कॉन्फ्रेंस का जो स्थल होगा, और यहाँ पर दून चिकित्सालय में इमरजेंसी की समस्त जिम्मेदारियां यहाँ पर दी गई हैं। भारत सरकार के उच्च अधिकारी और माननीय स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ जो है यहाँ पर लाइजनिंग ऑफिसर बनाए गए हैं। उनको आज मेरे द्वारा यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं कि किस तरीके से जो है प्रोटोकॉल का पालन किया जाए। उत्तराखंड के पहाड़ी जनपदों में पशुओं में फैली लंपी वायरस बीमारी से हाहाकार मचा हुआ है। बागेश्वर जनपद में लंपी बीमारी से जूझ रहे पशुओं तक पशु चिकित्सा अधिकारी और पशु डॉक्टर नहीं पहुंच पा रहे हैं। पर्याप्त स्टाफ और संसाधन नहीं होने से गांव में दुधारू पशुओं की लगातार हानि हो रही है। आक्रोशित पशुपालकों ने स्थानीय नेता बालकृष्ण के नेतृत्व में एसडीएम बागेश्वर के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा है। प्रदर्शन कर रहे स्थानीय नेता बालकृष्ण का कहना है कि उत्तराखंड में सत्ता पक्ष और विपक्ष को पशुपालकों का दुख नहीं दिखाई दे रहा है। यदि प्रदेश सरकार जल्द ही पशुपालकों की सुध नहीं लेती है तो आंदोलन किया जाएगा। ये कि बागेश्वर जनपद में बहुत ज़्यादा आज जो पशुओं पर जो बीमारी आई, लंपी नाम की जो बीमारी आई है, वो उससे किसान हो गए हैं और जो पशुपालक हैं इतना परेशान हैं, बर्बाद हो चुके हैं। लोगों की दुधारू गायें मर चुकी हैं, लोगों की जो खेत जोतने वाले बैल हैं वो मर चुके हैं, और स्वास्थ्य विभाग में स्टाफ की कमी के कारण ये लोग गांव-गांव जा नहीं पा रहे हैं। और जो यहाँ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी पशुपालक हैं, उनको ये भी पता नहीं है कि कितनी गाय मर गई हैं और कितनी बीमार हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। लोहाघाट नगर से सटे गांव की 15 वर्षीय नाबालिग छात्रा ने घर के अंदर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी मिलते ही आनंद फानन में परिजन छात्रा को उप जिला अस्पताल लाए, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। डॉक्टर ने बताया कि अस्पताल आने से पहले ही छात्रा की मौत हो चुकी थी। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम के बाद ही छात्रा की मौत के कारणों का पता चल पाएगा। वहीं सूचना मिलने पर अस्पताल पहुंची पुलिस ने परिजनों और अन्य लोगों से पूछताछ की। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मैं आत्महत्या नहीं कहूंगा, क्योंकि इसमें लाइगेचर मार्क आ रहा है। अब लाइगेचर मार्क दो केसेस में सकता है कि एक तो खुद हैंग किया हो या किसी ने एक्सटेमिनेट किया हो, तो ये कुछ नहीं पता है। पीएम का वेट कर रहे हैं हम लोग, यहाँ से पीआई भेज दी है। अब पहले पंचनामा वगैरह जो भी होगा, बाकी जब पेशेंट हमारे पास आया था तो क्लिनिकली ब्रॉड डेड है, मतलब जिस तभी आया था ना पल्स आ रही ना, उसके आईज और पिपिल से फिक्स्ड थे पूरे। तो अभी वेट कर रहे हैं, अगर ये पंचनामा और पीएम करवाते हैं तो उससे हमें थोड़ा आइडिया लगेगा कि एक्चुअली में किस वजह से है, कि ये हैंगिंग का केस है, किस चीज़ का केस है। बाकी घर से हिस्ट्री में कुछ ज़्यादा मिली नहीं है। बस ये होता है कि सुबह जितने भी, एक तो मदर है वो तो खैर परेशान है, बाकी जो पड़ोसी हैं वो सब ये कह रहे हैं कि बस हमारे सामने ऐसे लेके आए थे घर के बाहर। तो पूरी हिस्ट्री भी हमारे पास भी नहीं है कि ये कैसे मिली है, किस अवस्था मिली है घर वालों को ना। फिलहाल देवभूमि लाइव में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 पर। नमस्कार।